हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 का टॉपिक है। सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वीडियोस में देख लें। ठीक है, इसमें मैंने पूरा का पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट करूंगी पढ़ाना तो मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 में सिर्फ दिया हुआ है फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, लेकिन फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आप इजीली फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है क्या? पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा दूं। आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा होगा, आप हो सकता है भूल गए होंगे, तो मैं यहाँ पे आपका एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हमें ये बताता है कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी कह लीजिए, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर है उनका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बस यही बताता है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताऊंगी। इसके लिए जैसे सपोज कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहता है समझना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ CH4 का। ठीक है, अब CH4 का देखिए, कार्बन जो है हमारा ये क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। क्यों सेंट्रल एटम होता है? इसके काफ़ी रूल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ कि ये क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ एटम। लीस्ट नंबर मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारा 4 और कार्बन है हमारा 1। तो 4 बड़ा होता है या 1? 4 बड़ा होता है, मतलब लीस्ट नंबर किसका है? कार्बन का है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन को हम लोग रखेंगे सेंटर में। सेंट्रल एटम का मतलब क्या है? जो हमारा सेंटर में रहेगा। ये रहा हमारा सेंटर में। 4 हाइड्रोजन है हमारे, चारों तरफ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर दीजिए। अब बस इतना ही नहीं है, अभी इसमें आपको सब जैसे हाइड्रोजन होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा कि हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करते हैं हम लोग? ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट करते हैं? ड्यूप्लेट। और बाकी का क्या कंप्लीट करते हैं हम लोग? ऑक्टेट। ये आपको पता होगा। अगर कोई एटम ड्यूप्लेट स्टेज में है, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है? स्टेबल है। और अगर कोई ऑक्टेट में है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी क्या है? स्टेबल है। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही एक ओवरव्यू दिया है कि सपोज कि आपका ये कंपाउंड है, हाँ, इसकी इस तरीके से बॉन्डिंग हुई, इसका ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करना है। हमें अभी ये देखना है कि क्या हमारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या जो हमारे कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर एटम्स मीन्स जो आपके कॉर्नर से बॉन्डिंग है, ठीक है, क्या हमारे कॉर्नर एटम्स का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट जो भी है वो कंप्लीट है। तो ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से देखते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, जैसे अभी हम लोग CH4 को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड दे दे, लेकिन जैसे अभी CH4 का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें जो हमारा कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। ये हमने कैसे पता किया? क्योंकि ये क्या है? लीस्ट नंबर में है। सपोज कि कोई हमारा इस तरीके का कंपाउंड रहे जिसमें सिमिलर नंबर आ जाए, जैसे कि सेंट्रल एटम का और हाइड्रोजन का, मतलब कॉर्नर एटम्स का भी क्या हो? सेम नंबर में हो दोनों कंपाउंड्स, तो हम वहाँ पे कैसे पता करेंगे? तो सिर्फ एक ही क्वालिटी पे हम सेंट्रल एटम को नहीं बता सकते हैं। इसके लिए कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। अभी आप अपने माइंड में कुछ भी सोचो मत कि नहीं नहीं ये सेंट्रल एटम होगा, ऐसे होगा। सेंट्रल एटम क्या है, ये सब अभी आपको नहीं सोचना है। सेंट्रल एटम हम लोग बनाएंगे। कोई भी कंपाउंड मिल जाए, जैसे हमें मिल जाए H3PO4। अब अभी हम लोगों को नहीं पता है कि इसमें से सेंट्रल एटम क्या होगा, अभी ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन अगर ये रूल्स हम समझ जाएंगे तो हम लोग बता लेंगे इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए रूल समझते हैं हम लोग।
इसको इरेज कर देती हूँ मैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या है इसमें, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। मतलब अगर कोई भी एटम, जैसे मैंने बताया था CH4 में मैंने बताया था ना कि कार्बन क्या है, लीस्ट नंबर है, एक ही कार्बन है, तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम रहेगा तो वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। सेकेंड क्वालिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम होगा। साइज लार्जेस्ट, ये सब आपने पेरियोडिसिटी में पढ़ा होगा, जिसकी साइज कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम होती है। एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है, कार्बन का हाईएस्ट है, तो ये क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो फर्स्ट क्वालिटी क्लियर है आपका। क्या क्या याद रखना है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना है। पहला तो ये कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, थर्ड साइज बड़ी होनी चाहिए, फोर्थ एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में देखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। अब ये आपका एक कहते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। अगर आपको कहीं पे भी दिख गया हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिख गया, आप अच्छे से समझ जाओ कि ये तो सेंट्रल एटम नहीं ही होगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से आप लोग बिठा लो कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ठीक है। क्यों नहीं होता है मैम, ऐसा क्या है, ये सब के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी क्या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो अभी आप डिटेल में बस इतना ही समझो कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। क्यों नहीं होते ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। और सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, कार्बन कैन बी अ सेंट्रल एटम। क्लियर है। और भी कई सारे एलिमेंट सेंट्रल एटम हो सकते हैं, बट मेनली आपको जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें ज़्यादातर यही सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतने ही एलिमेंट्स को मैंने मेंशन किया है। ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका मतलब क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए कॉर्नर एटम्स की। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूप्लेट के केस में कौन हमारा एलिमेंट आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और 8 के केस में बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये आया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हमें डिटेल में समझना है। जैसे आपका जो भी सेंट्रल एटम होगा जो भी सेंट्रल एटम होगा, क्या होगा सेंट्रल एटम, ये तो आप समझ लिए, इन रूल से आप पता कर लोगे कि सेंट्रल एटम क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका सेंट्रल एटम है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल एटम ही होता है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने वाला है कि ये कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, ठीक है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप सोचो सेंट्रल एटम के पास है तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, 8 से ज़्यादा है, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 8 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर 8 से कम है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया इतना। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। क्या क्या हैं, चलिए एक बार मेरे साथ आप लोग रिवाइज करिए। फर्स्ट हमारा है लीस्ट नंबर ऑफ एटम, जो भी कंपाउंड आपको मिल गया, अभी बस कॉन्सेंट्रेट होके बस मेरी बात आप लोग सुनिए, आपका सब एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, ठीक है, उस कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें से कौन सा हमारा एलिमेंट है जो लीस्ट नंबर है, मतलब सबसे कम है, ठीक है। किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, किसका साइज लार्जेस्ट है, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर हो गया। ये 4 पॉइंट से सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर उस कंपाउंड में है तो पहले ही दिमाग में ये बात बिठा लो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकते हैं, तो उन्हें तो पहले ही नेगलेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट सेंट्रल एटम हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स हैं, आप ले लो ऑक्सीजन ले लो, उसके बाद क्या देखोगे, क्या चेक करोगे कि क्या वो लीस्ट नंबर में है, क्या उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एटॉमिक साइज लार्जेस्ट है और एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। ये सारे पॉइंट से आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये कॉर्नर एटम्स के लिए है। कॉर्नर एटम्स जो होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करा देंगे। ड्यूप्लेट वाले हैं, ड्यूप्लेट में कौन आएगा हमारा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन के लिए आपको अच्छे से पता है कि वो क्या करता है, दो, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम है बस यही एक ऐसा एटम होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन किस तरीके से फॉलो नहीं करता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो फिर ये ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 9 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10 रख सकता है, 11, 12, 13, 14 कितने भी रख सकता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझते हैं। अभी आप लोग परेशान मत होइए, लुईस ये सेंट्रल एटम को कैलकुलेट मतलब जितने भी आपने रूल्स देखे हैं बस इसको दिमाग में बैठा लो, फिर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी कैलकुलेशन बताऊंगी। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए आप आराम से उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, CH4 का ही लेते हैं, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी होता है समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें बताइए सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। चलिए ये तो मैंने बता दिया था पहले ही। NH3 में अपने मन से आप लोग बताओ क्या होगा इसमें सेंट्रल एटम, N होगा। H3PO4 में क्या होगा सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस होगा। SO4-2 में क्या होगा सेंट्रल एटम, सल्फर होगा। ठीक है, इस तरीके से इतने सारे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अभी मैं दूंगी एग्जांपल सभी का। इसमें समझ में आया सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करना है, ये तो क्लियर हो गया है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। किसी भी एक कंपाउंड को ले लेते हैं, किसी भी एक कंपाउंड को जैसे ले लेते हैं हम लोग, किसको लूँ मैं, NH3 को ले लेती हूँ। ठीक है, NH3। चलिए इसका हम लोगों को निकालना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लीजिए, क्या है हमारा, नाइट्रोजन। कॉर्नर एटम क्या होंगे, हाइड्रोजन। ये हो गया, पर अभी यहीं पे बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला दे देती हूँ, बाद में हम लोग इस स्लाइड पे आ जाएंगे। चलिए आप नोट करिए फॉर्मूला। पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, Q। Q क्या होता है, Q का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब Q कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स मतलब जितने भी कंपाउंड में हमारे एटम हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। प्लस क्या करेंगे हम लोग इसमें, नेगेटिव चार्ज। अगर कंपाउंड पे कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा Q। ये Q हमने निकाल लिया। ठीक है, Q होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q निकालने के बाद आप क्या करोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, BPE। ये क्या होता है हमारा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है हमारा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है,
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एलपी। एलपी क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसको निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, Q माइनस बी पी ई। क्लियर हो गया इतना, ये आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है। Q क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। अगर कंपाउंड पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या निकल जाएगा हमारा, Q निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आपके उस कंपाउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है। फिर हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉन्ड्स के नंबर से। फिर हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या करते हैं, Q को और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका यूज़ हम किस किस चीज़ में करते हैं। तो या तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड बनाने में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, या फिर लोन पेयर में। अब ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आई होगी, ये मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं SO4 - 2 का। इसका किया जाए, या पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इजी कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं CH4 का। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, अच्छे से आपको पता है क्या होता है। वैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का कोई यूज़ होगा नहीं, बट चलिए अगर आप अपने लिए चाहें तो कर भी सकते हैं, बट इसमें हम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ नहीं होगा, सॉरी अबाउट इट। चलिए CH4 में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इस कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या है हमारा CH4। सबसे पहले सेलेक्ट कर लो इसमें सेंट्रल एटम क्या है। क्या है सेंट्रल एटम, रूल्स आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं कि सेंट्रल एटम में एक जो मैं आपको सबसे इजी वे में बताऊं सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने का, तो वो ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कौन लीस्ट नंबर में है। तो आप यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कौन लीस्ट नंबर में हुआ, कार्बन हुआ, तो कार्बन क्या हो गया, सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अब आपको याद ये रखना है कि कोई भी कंपाउंड है, अगर आप बॉन्डिंग करोगे तो हमेशा पहले कौन सी बॉन्डिंग करोगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स में भी हम क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का ही लिखेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको कहाँ से बनाना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बनाना है, ठीक है। अभी मैं सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी, आराम से समझिए। कार्बन हमने सेंट्रल एटम में कर लिया, हाइड्रोजन हमारा क्या है, कॉर्नर एटम्स थे, हाइड्रोजन को हमने कॉर्नर में लगा दिया। अब चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, पहले Q कर लेते हैं। Q में कार्बन में बताइए मुझे इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल का मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से पता है ना, आउटर मोस्ट सेल में। तो कार्बन का क्या होगा, 2 4, मतलब 4 हुआ आउटर मोस्ट सेल, तो 4 क्या हुआ, वैलेंस सेल। 4 ले लेते हैं, 4 प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो क्या करेंगे 1 × 4, कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। Q कितना आया हमारा, 8 आया। अब अगर ये आप सब फॉर्मूला लिख लिए तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या होगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए CH4 का निकाल रहे थे ना हम लोग। CH4 में सेंटर में हमने C रखा था, यहाँ पे हमने बॉन्डिंग की थी H H H H, ठीक है। कार्बन का आपने निकाला था 2 4, वैलेंस सेल में 4 थे। हाइड्रोजन का हमने निकाला था 1, चारों के चारों हाइड्रोजन का क्या होगा, 1, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सॉल्व क्या करना था, Q निकालना था। Q के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 1 × 4 = 8, ये आ गया Q। अब हम लोग निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड आप काउंट करो 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4 हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं LPE, इसका फॉर्मूला क्या है Q माइनस BP, मतलब Q की वैल्यू कितनी आई है 8 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है 0 है, ठीक है। अब ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। कार्बन हो गया सेंटर में, हाइड्रोजन हो गया कॉर्नर में, ठीक है। अब इसमें आप चेक करो क्या सभी का कंप्लीट है। हाइड्रोजन का हम लोग क्या चेक करते हैं, ड्यूप्लेट चेक करते हैं, तो देखो कंप्लीट है हाइड्रोजन, ये रहा 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। अब कार्बन का क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट चेक करेंगे, तो देखो कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। ये रहा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये 100% सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं अब SO4 - 2, ये लेते हैं। अब इसमें आप मुझे बताओ सेंट्रल एटम क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फर्स्ट इसके पहले जब मैं CH4 बता रही थी तो मैंने बताया था इजी वे में कैसे बताएं। तो सबसे पहले देख लो सबसे कम अमाउंट नहीं, सबसे कम नंबर में हमारा कौन सा एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, सल्फर कितना है 1 है, सेंट्रल एटम क्या हुआ हमारा सल्फर हुआ, तो सेंटर में हम किसको लिख देंगे सल्फर को लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऐड करिए 1 2 3 एंड 4, क्लियर है ये। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन से अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हमने CH4 का लिया था उसमें हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया था 0 आया था। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। Q देखिए, Q हमारा क्या है, Q का क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, पहले तो सेंटर एटम का लिख लेते हैं। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर का कितना होता है 16 होता है, 2 8 6 होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो 6 आ गया यहाँ। प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं 6 होते हैं, ऑक्सीजन है कितना 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 6 प्लस। क्यों प्लस मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हमारे क्या हैं माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो कितने नेगेटिव चार्ज हैं 2 है, तो +2। कैलकुलेट करिए 6 4 6 24 +2 कितना आया 24 में +2 26 में 6 32 आ गया हमारा Q। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए 1 2 3 4 है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बहुत सिंपल है, Q माइनस क्या करते थे BP, तो 32 - 8 कितना आएगा हमारा 24 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि हमारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो मैंने क्या बताया किस किस चीज़ में यूज़ होता है, या तो ऐसे लोन पेयर में, या तो डबल बॉन्ड में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में। और एक चीज़ और, हम इस लोन पेयर वाले ही इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। इस कॉर्नर सबसे पहले एक चीज़ और, हमेशा जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे और फिलिंग स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब चेक करना स्टार्ट करोगे कि ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है या नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे कॉर्नर एटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर एटम हमारा क्या है ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का आप चेक करो, ऑक्सीजन का चेक करो आप कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। कितने हैं इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि 2 इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 है। इस 24 में से हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को दे देंगे। चलिए दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 24 में से आप 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 18 बचेगा। अब इस 18 में से आप इस ऑक्सीजन का पहले चेक करिए, इसका भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दे देंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली इस ऑक्सीजन का चेक करिए, इसमें से 18 में से हमने 6 उसको दे दिया, कितने बचे हमारे पास? 12 बचे। इस 12 में से 6 इसको दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर इस 12 में से 6 हमने दे दिए, बचे कितने हमारे पास? 6। फिर से 6 इसको दे दीजिए। अब आप चेक करिए, क्या हमारे चारों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। सल्फर का तो कंप्लीट है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट तो कंप्लीट करता ही है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया SO4-2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, SO4 का स्ट्रक्चर ये हमारा है, लेकिन हमारे SO4 पे कितने चार्ज हैं? 2 नेगेटिव चार्ज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव चार्ज हम लोग कहाँ लगाएंगे? तो इसी चीज़ को बताने के लिए हमारा क्या आया था? फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड है, उसके ऊपर जो चार्ज हैं हमारे, वो कंपाउंड के स्ट्रक्चर में किस एटम पे लगेंगे। तो 2 ही चार्ज होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। यही 2 चार्ज होते हैं हमारे। अब चलिए फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अब देखिए, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बना लोगे आप। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कंपाउंड पे, जैसे ले लो SO4-2 ही है, हमने SO4 का स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? सिमिलर NH3+ अगर कोई कंपाउंड है। अब इसमें NH3 का स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगाओगे आप? इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो इसी चार्जेस को लगाने के लिए, मतलब कौन सा चार्ज हमारा स्ट्रक्चर में किस एटम पे लगेगा, इसी के लिए हमारा फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि किसी भी कंपाउंड का चार्ज जो है वो स्ट्रक्चर में किस एटम पे लगेगा। ठीक है, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँगी। थैंक यू।